आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उर्दू में बरकी बहाव कहते हैं और इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि जब किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाए तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। यानी हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a certain element of area, is called electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं phi E से और इसको पढ़ते हैं PHI phi, यानी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E। इसको एक और डेफिनेशन में बना सकते हैं कि अगर हम एक यूनिट परपेंडिकुलर एरिया बनाते हैं, दिस इज यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें नजर आ रहा है कि इसकी डायरेक्शन ये है। अगर हम इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास होगी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी। यानी दूसरा डेफिनेशन हम इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और वेक्टर एरिया A मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे हमें क्या मिल सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल सकता है। सही, तो हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट of electric intensity E and vector area A is also called electric flux। यानी अगर E और A स्केलर प्रोडक्ट में हमें मिल जाते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। स्केलर प्रोडक्ट से मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान डॉट मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, E डॉट A इज इक्वल टू फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं phi E से, तो E यहाँ हम लिखेंगे कि phi E इज इक्वल टू E डॉट A। हमें मालूम है कि जब हम डॉट को रिमूव करेंगे तो डॉट को रिमूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, cos थीटा का एंगल लगाते हैं। तो ये हो जाएगा E डॉट EA cos थीटा, phi इज इक्वल टू EA cos थीटा, और दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर A। थीटा जो है वो हमें मालूम है कि वो इन दोनों के दरमियान क्या है, एंगल है। अब इससे ये चीज पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए शर्त ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है और एरिया का होना जरूरी है, और साथ ही साथ बहुत जरूरी बात ये है कि एंगल का देखना बहुत जरूरी है कि किस एंगल के ऊपर हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिल सकता है और किस एंगल के ऊपर हमें मिनिमम फ्लक्स मिल सकती है। चूंकि हमें मालूम है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जिसको हम phi E कहते हैं, phi E is a scalar quantity। अब स्केलर क्वांटिटी है तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और जबकि एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा इसका यूनिट, इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम चलते देखते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो सकती है और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम हो सकती है, क्योंकि ये चीज हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन द एंगल के ऊपर ये खासकर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इस वजह से हमें ये देखना होगा कि किस जगह पे हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिल रहा है और किस जगह पे फ्लक्स हमें मिनिमम मिलेगा। सही, तो उसके लिए हम एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान हम एंगल को चेक करते हैं कि किस एंगल के ऊपर हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगी और किस एंगल के ऊपर हमें फ्लक्स मिनिमम मिलेगी। सो लेट्स कम फॉर द मैक्सिमम फ्लक्स।
मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स को समझने के लिए हम एरिया को परपेंडिकुलर रखते हैं। दिस इज एरिया, और इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया इज पैरेलल टू ई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन के दरमियान एंगल क्या बन रही है, 0 डिग्री बन रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के डायरेक्शन के दरमियान एंगल 0 डिग्री बन जाती है तो उस केस में फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगी। एरिया को तो परपेंडिकुलर हम लोग ने रखा है, लेकिन एरिया की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि फ्लक्स जो वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos थीटा लगाते हैं, चूंकि हमें मालूम है कि थीटा इन दिस केस इज 0 डिग्री। सो हम क्या करेंगे कि थीटा की जगह 0 पुट कर देंगे, ई ए cos 0 डिग्री। और हमें ये भी मालूम है कि cos 0 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज 0 डिग्री। यहाँ से पता चला कि फ्लक्स कहाँ पे मैक्सिमम हो सकती है कि जब इनके दरमियान एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। अब अगर मैं एरिया को इस तरह रखता हूं, दिस इज एरिया, पैरेलल मैनर, लेकिन एरिया की जो डायरेक्शन है वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया ए, लेकिन एरिया को मैंने पैरेलल रखा है। और लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और एरिया की जो डायरेक्शन है इनके दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री बनेगी तो इस केस में क्या इस एरिया के अंदर फ्लक्स आ सकती है, यानी दूसरे अल्फाज में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास हो सकती है। इस केस में बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इसका ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस एरिया के अंदर नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे फ्लक्स हमें क्या मिलेगी, 0 फ्लक्स मिलेगी। उसको हम कहेंगे कि मिनिमम या 0 फ्लक्स। तो 0 फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स हमें उस टाइम मिलेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और वेक्टर एरिया A के दरमियान एंगल क्या बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो हम इस फॉर्मूले को वापस यूज करेंगे कि फ्लक्स 0 इज इक्वल टू ई ए cos 90 डिग्री। और चूंकि हमें मालूम कि cos 90 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। सो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बिकम्स 0। इस रिलेशन से हम लोगों ने दो बातों को समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हमें क्या मिल सकती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम हमें क्या मिल सकती है। मैक्सिमम जो है वो 0 डिग्री के ऊपर मिलेगी और मिनिमम जो है वो हमें 90 डिग्री के ऊपर मिलेगी। दूसरी बात क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, इस फॉर्मूले से हम लोगों ने ये देखा कि जो एरिया है वो फ्लैट एरिया है, यानी फ्लैट एरिया के ऊपर इस फॉर्मूले को हम आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एडिंग होगा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और फॉर्मूले को डिराइव करना होगा। सही, तो उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस। फ्लक्स ड्यू टू a charge enclosed by a closed surface। एक क्लोज सरफेस हम कंसीडर करते हैं, दिस इज अ क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर हमारे पास एक चार्ज Q पड़ा हुआ है, दिस इज Q चार्ज। लेट दिस इज अ पॉजिटिव Q चार्ज। अब इस क्लोज सरफेस की वजह से फ्लक्स अगर हम लोगों ने मालूम करना है तो इसको हम आसानी से मालूम नहीं कर सकते, यानी जो हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूले को हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई
नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो जो फार्मूला था उस फार्मूले में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे कि उस फार्मूले के अंदर एरिया क्या होना चाहिए। ये जो फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि ई फाई ई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, इसमें ये जो एरिया होना चाहिए वो एक फ्लैट एरिया होना चाहिए, लेकिन इस केस में जो एरिया है वो एक स्फेरिकल एरिया है, यानी सरफेस क्लोज सरफेस है। तो उस क्लोज सरफेस को के लिए हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने काम ये करना है कि इस क्लोज सरफेस को क्या कर देना है, छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट में कन्वर्ट कर देना है। यानी मैं ये कहता हूँ कि लेट द क्लोज सरफेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, छोटे छोटे हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। लेट दिस द एरिया of this segment is del A1 and the area of this surface is del A2 and dash dash ये चलता रहेगा del AN तक। यानी हम लोगों ने जो क्लोज सरफेस था यानी स्फेरिकल सरफेस, तो उस स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया और हमें जो हर एक हिस्सा होगा वो इस तरह एक फ्लैट सरफेस की तरह हमें फिर मिलेगी। यानी वो एक फ्लैट सरफेस हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया छोटे छोटे सेगमेंट्स में, और हर एक सेगमेंट के जो एरिया वो हमें डेल A1 डेल A2 डेल A3 एंड सो ऑन। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, आउटवर्ड हमें मिलेगी। तो इस एरिया से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो E1 मिलेगी, इस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो E2 मिलेगी, इधर हमारे पास E3 हो जाएगा सही, और इधर हमारे पास EN हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास स्मॉल सेगमेंट एरिया मौजूद है एंड दिस एरिया अपीयर्स लाइक अ फ्लैट एरिया, तो हम हर एक एरिया के ऊपर अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो इस वजह से 0 डिग्री के ऊपर हमें फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम मिलेगी। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट EA लिखूंगा। सो फ्लक्स ड्यू टू, पहला हम लोगों ने क्या करना है, फ्लक्स मालूम करना है ड्यू टू एरिया del A1 is phi 1 is equal to E1 into del A1. Similarly, the flux due to area A2 is phi 2 which is equal to E2 del A2 and so on. Phi n is equal to En del AN. सिंपल सा काम है कि हमारे पास जो स्फेरिकल है, यानी जो फुटबॉल की तरह हम लोगों ने छोटे फुटबॉल को जब बनाते हैं उस फुटबॉल को छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनाते हैं, इसी तरह इस स्फेयर को भी छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करो ताकि हर एक हिस्से के अंदर हमें फ्लक्स मिल सके। तो इस तरह हम लोगों ने हर एक हिस्से के ऊपर इस फार्मूले को अप्लाई कर दिया और फार्मूले को अप्लाई करने के बाद हमें हर एक हिस्से के ऊपर फ्लक्स मिलेगी। तो टोटल फ्लक्स अगर मैंने पूरे सरफेस की मालूम करना है तो इन सब फ्लक्स को क्या कर देना होगा, जमा कर देना होगा। तो टोटल फ्लक्स जो है वो किस इक्वल होगा, टोटल फ्लक्स दैट इज phi E इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi n। क्या करना है कि phi 1 की जगह में phi 1 की वैल्यू लगाना है, phi 2 की जगह phi 2 की वैल्यू लगाना है और phi n की जगह पे phi n की वैल्यू लगाना है, क्योंकि हम लोगों ने टोटल फ्लक्स को मालूम करना है। तो phi 1 इज इक्वल टू E1 del A1 प्लस phi 2 is equal to E2 del A2 डैश डैश ये हो जाएगा EN del AN। अब इसके बाद क्या करना है कि स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से, स्फेरिकल सिमेट्री मींस ये एक स्फेरिकल बॉडी है। अब स्फेरिकल बॉडी के सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि हर सरफेस जितने भी स्फेरिकल सरफेस है हर एक पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर पे पड़ा हुआ है, सेंटर पे पड़ने का मकसद मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना इस एरिया से पास होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस एरिया से भी पास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो वो स्फेरिकल सिमेट्री में क्या होती है, सेम होती है। तो ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री हम ये कहेंगे कि E1 इज इक्वल टू E2 दैट इज इक्वल टू En दैट इज इक्वल टू E, यानी हमारे पास E1 जो E2 के बराबर, E2 जो E3 के बराबर है दैट इज इक्वल टू En, और इसको सिंपली हम लोग क्या लेते हैं, E लेते हैं।
तो इधर E1 की जगह भी हम क्या लगा सकते हैं, E लगा सकते हैं, इधर भी E2 की जगह क्या लगा सकते हैं, E लगा सकते हैं, और En की जगह E लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, फाई E इज इक्वल टू E इंटू डेल A1 प्लस E इंटू डेल A2 डैश डैश प्लस E इंटू डेल AN। इसमें कॉमन हम लोग क्या लगा लेते हैं, E कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल A1 प्लस डेल A2 डैश डैश प्लस डेल AN। यहाँ पे ये जो डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस सो ऑन डेल AN, ये बेसिकली क्या चीज है, दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी इस स्फीयर का टोटल एरिया है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास डेल A1 प्लस डेल A2 डैश डैश प्लस डेल AN, दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। और टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर जो वो किसके बराबर है, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। तो हम लोगों ने करना क्या है कि इस डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डैश डैश डेल AN, इसकी जगह हम लोगों ने क्या करना है, 4 पाई r स्क्वायर लगाना है। तो ये हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू E इंटू A1 प्लस A2 है, इसकी जगह क्या करना है, 4 पाई r स्क्वायर लगाना है। और हमें चूंकि मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर, ये चीज हमें पहले से मालूम है। तो हम ये क्या करेंगे कि E की जगह E की वैल्यू लगाएंगे और बाकी 4 पाई r स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। तो ये हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर। इससे इसमें क्या 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमें फाई E किसके इक्वल मिलेगा, इट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस रिलेशन से ये चीज साबित हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, बशर्त ये कि अगर हमें चार्ज की वैल्यू मालूम है, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर चार्ज जो वो वेरिएबल है, जबकि एप्सिलॉन नॉट जो वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चूंकि इस फार्मूले, ये टोटल फार्मूला जो है वो डिपेंड करता है चार्ज की वैल्यू के ऊपर। सो अगर हमें चार्ज की वैल्यू मालूम हो तो हम इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी से मालूम कर सकेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो चीजों को डिस्कस की थी। सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्क्राइब की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या है, और उस फार्मूले को हम लोगों ने, जो फार्मूला हमारे पास मिला था कि फाई E इज इक्वल टू E A cos थीटा, इस फार्मूले को हम लोगों ने अप्लाई किया और एक फ्लैट सरफेस के ऊपर हम लोगों ने देखा कि फ्लक्स किस जगह पे हमें मैक्सिमम मिलेगी और फ्लक्स किस जगह पे हमें मिनिमम मिलेगी। लेकिन अगर एक स्फेरिकल एरिया होगा तो उसके ऊपर हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इस स्फेरिकल एरिया को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, और हर एक सेगमेंट के अंदर हमें फिर क्या मिला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोगों ने सॉल्व करके फाइनल ये रिजल्ट लाया। अब इस रिजल्ट से ये चीज पता चल रहा है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना है थ्रू क्लोज सरफेस, सो इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन चार्ज। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।